Hello everyone, this is Renu Agrawal and I am your SST teacher. Today we will continue our first chapter of history, that is how, when and where. Yesterday we read about how the Britisher periodized the history. In any case, when we refer to any period of history as Hindu or Muslim, did not a variety of faith exist simultaneously in these periods? Why should we characterize an age only through the religion of the ruler of the time? To do so is it to suggest that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even ruler in ancient India did not share the same faith. What does it mean? It means that when the Britishers divide the history, they used to remember the history as per the practices which they have done with the Indians. उन्होंने हम इंडियंस के साथ क्या क्या किया, हम इंडियंस के साथ क्या क्या किया, किस तरह का बिहेव किया, किस तरह की प्रैक्टिसेस वो रखते थे, किस तरह का बिलीफ वो हमारे साथ रखते थे, इस तरह के जो इवेंट अकर हुआ करते थे उनको वो याद रखते थे. Moving away from British classification, historians have usually divided Indian history into ancient, medieval and modern. Yesterday what we have read? That the James Mill divided our history into three periods, that is Hindu, Muslim and British. But we all are not satisfied by their periodization. So what again was done? It is again divided by the historians into three parts, that is ancient, medieval and modern. This division too has its problem. It is a periodization that is borrowed from the West, where the modern period was associated with the growth of all the forces of modernity, that is science, reasons, democracy, liberty and equality. What does it mean here? क्या कहना चाहते हैं वो यहाँ पे कि किस तरह से उन्होंने हमारा जो पीरियड था मॉडर्न वाला, उसको उन्होंने किस तरह से एनहेंस किया, किस तरह से उसको डेवलप किया. तो उन्होंने डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ यूजिंग साइंस, राइट, विद द हेल्प ऑफ यूजिंग रीजंस. कोई भी इवेंट अगर हो रहा है तो व्हाट वाज इट कॉज, उसका रीज़न क्या था, उसके पीछे मेन रीज़न क्या था. डेमोक्रेसी है कि मोनार्की है कि डिक्टेटरशिप है, हमें ये भी तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. जैसे हमने नेपाल वाला केस पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि नेपाल में पहले क्या चल रहा था, राजा का बेटा राजा, दैट इज द डिक्टेटरशिप वाज गोइंग ऑन, चल रही थी वहाँ पे, मोनार्की चल रही थी वहाँ पे, चल रही थी कि नहीं चल रही थी. देन दे अडॉप्टेड द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन. नाउ वो भी हमें जानना जरूरी था. लिबर्टी एंड इक्वालिटी इज ऑल्सो देयर, कि ईच एंड एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू एक्सप्रेस हिज और हर एक्सप्रेशन. तो हमें आज़ादी भी तो चाहिए थी. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने मॉडर्न पीरियड का क्या बताया, डेवलपमेंट. क्या बताया है, डेवलपमेंट. मिडाइवल, अब इन्होंने मिडाइवल क्या बताया. मिडाइवल वाज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ सोसाइटी वेयर दीज फीचर्स ऑफ मॉडर्न सोसाइटी डिड नॉट एग्जिस्ट. व्हाट इज अ मिडाइवल सोसाइटी? मिडाइवल सोसाइटी वो थी जहाँ पर कोई भी फीचर मॉडर्न सोसाइटी का एग्जिस्ट नहीं करता हो. मतलब जो हमने मॉडर्न के जो फीचर्स पढ़े हैं, कौन कौन से फीचर्स पढ़े हैं हमने, दैट इज साइंस, डेमोक्रेसी, देन रीजंस, देन लिबर्टी and equality. So these are the features of modern period. These features are not included in which period? These features are not included in modern medieval period. Are you getting or not? ये सभी फीचर्स हमारी मिडाइवल सोसाइटी के अंदर, या हम कहें मिडाइवल पीरियड के अंदर इंक्लूड नहीं थे, वो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? क्योंकि मिडाइवल पीरियड वाले ये चाहते थे कि हमारे जो पहले के कस्टम्स हैं, हमारे रिलीजन्स हैं, हम उनको नहीं छोड़ सकते. अगर वो हम उनको छोड़ देंगे
तो हमारी जो आइडेंटिटी है वो ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मेडावल पीरियड को छोड़ा नहीं और मॉडर्न पीरियड के फीचर्स को एक्सेप्ट नहीं किया। कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस characterization of the modern period to describe the period of our study? As you will see in this book, under British rule, people did not have equality, freedom or liberty. At the time of Britishers when they are ruling over India, did we have equality or freedom? क्या हमारे पास आज़ादी थी? क्या हमारे पास लिबर्टी थी? कुछ भी नहीं था। Nor was the period one of the economic growth and progress. ना ही वो पीरियड था जिसमें हमने इकोनॉमिकली कोई प्रोग्रेस करी हो, क्योंकि वॉट एवर वी ग्रो इट इज़ टोटली कंज्यूम बाय द ब्रिटिशर्स। हमारे पास टैक्स इतने लगा दिए गए थे कि उनसे इतना हैवी चार्जेस ड्यूटी लिया करते थे कि चाहे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ हो नहीं हुआ हो, क्रॉप हमने ग्रो करी हो या नहीं करी हो, लेकिन हमें उन्हें टैक्सेस पे करना पड़ता था। राइट, हमारे पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचता था। Many historians therefore refer to this period as colonial. इसको कॉलोनियल पीरियड क्यों बोला गया? क्योंकि उस वक्त हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स ने कैप्चर कर रखा था। When one more strong ruling power control over the weak power of the weak country, that's called the colonial period. Just like India, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर कैप्चर किया, हमारे पास कोई पावर नहीं थी, वीकनेस थी, लोगों में डिसयूनिटी थी, एज ऑलरेडी डिवाइडेड बाय द हिंदू मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स। तो डिवाइड तो हम वैसे ही हो गए थे। राइट, तो हमारे पास डिसयूनिटी थी, फिर क्या कहते हैं, कोई लीडरशिप नहीं थी, कोई रूलिंग पावर नहीं थी, हम वीक थे, हम हर तरह से वीक थे, टोटली हम ब्रिटिशर्स के अंडर में वर्कआउट कर रखे थे। तो इसलिए इस पीरियड को क्या नाम दिया गया था? कॉलोनियल पीरियड। क्या नाम दिया गया था? कॉलोनियल पीरियड। In this book you will read about the way the British came to conquer the country and establish their rule and subjugating local nawabs and rajas. What does it mean here? क्या क्या ब्रिटिशर्स ने हमारे देश को कब्जे में कर लिया, हमारे देश को जीत लिया और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे नवाब और राजाज डिक्लेयर कर दिए जो उनके लिए काम किया करते थे वो हमारे यहाँ के। ऐसा नहीं कि राजा और नवाब उनके यहाँ के थे, वहाँ से तो सिर्फ गवर्नर जनरल आए थे। कौन आए थे? गवर्नर जनरल। लेकिन उन्होंने जो हमारी टेरिटरीज अपने कब्जे में करी थी, एक तरह से तो पूरा होल इंडिया उनके अंडर में था, लेकिन उन्होंने जिन जिन टेरिटरीज में अपने नवाब्स और राजा लगाए थे वो हमारे इंडिया को बिलोंग करते थे, हमारे इंडियंस थे, लेकिन वो काम किसके लिए करते थे? ब्रिटिशर्स के लिए। आर यू गेटिंग और नॉट? वो क्या करते थे? उनसे एज अ पपेट काम करवाया करते थे। राजास और नवाब डज नॉट हैव देयर साइनिंग अथॉरिटी और डज नॉट हैव द टेक डिसीजन ऑन एनी मैटर। उनके पास ये राइट नहीं था कि कोई भी अगर मैटर हो रहा है उनके टेरिटरी के अंदर, उनके एम्पायर के अंदर, तो दे हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। उनको हर बात के लिए ब्रिटिशर्स से परमिशन लेनी पड़ती थी, उनको इतनी फ्रीडम भी नहीं थी। क्लियर? तो ये राजाज और नवाब किन्होंने अपॉइंट करे? ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट करे। You will see how they established control over the economy and society, collected revenue to meet all their expenses. Collected revenue. From where they collect the revenues? From where they collect the revenues? Public. From the public or for the farmers? From where they have collected? From the farmers. Produce crops they needed for export. Produce crops they needed. किसने प्रोड्यूस करी क्रॉप्स? फार्मर्स में। What they used to do? They buy the bulk quantity of their production and export it to their another country. हमारे यहाँ से वो क्या करते थे? बल्क क्वांटिटी में एट द वेरी चीप रेट खरीद लिया करते थे और उसी प्रोडक्शन को हाई रेट में दूसरी कंट्री में बेच दिया करते थे। लेकिन प्रोडक्शन किसका था? हम इंडियंस का, हम इंडियन फार्मर्स का। They needed for export, and you will understand the changes that came out as a consequence. You will also come to know about the changes British rule brought about the values and taste, customs and practices.
When the subjugation of one country by another leads to these kinds of political, economical, social and cultural changes, we refer to as process as colonization. What they had done? They have changed our values. उन्होंने कभी इंडियंस को रेस्पेक्ट नहीं दी, हमारे वैल्यूज़ की कोई मान्यता नहीं थी. अगर ऐसा होता तो रेवेन्यूज़ हमसे क्यों कलेक्ट करते? सोल्जर्स जो उनके यहाँ पे हमारे यहाँ पे रह रहे थे, उनका एक्सपेंसेस भी कौन बियर करता था? इंडियन राजाज एंड नवाब्स, राइट. हमारा टेस्ट वो चेंज कर चुके थे, हमारे कस्टम एंड प्रैक्टिसेस को वो चेंज कर चुके थे. जो सालों से हम कस्टम और ट्रेडिशन फॉलो करते हुए आ रहे हैं वो हमें फॉलो नहीं करने देते थे, उससे चेंजेस कर दिया करते थे. आ रही है समझ में बात? कि आपने जितना प्रोड्यूस किया है उसका 3/4 हिस्सा हमें दे दें, 1/4 हिस्सा आप रख लें. क्या 1/4 हिस्से में कंजप्शन हो सकता है पूरे होल ईयर का? दैट्स नॉट पॉसिबल. तो ये इस तरह के हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल एंड सोशल कल्चर चेंजेस देखे गए. कौन से पीरियड में? कॉलोनाइजेशन पीरियड में. क्लियर हुआ ये आपको? Now, you will however find that all classes and groups did not experience these changes in the same way. That's why the book is called Our Past. अब ये जो changes हुए हैं political, economic and social, क्या ये सभी कास्ट में हुए हैं? क्या ये सभी रिलीजन्स में हुए हैं? किसी को ये बेनिफिशियल लगा, किसी को ये बेनिफिशियल नहीं लगा. आ रही है समझ में बात? अब बेनिफिशियल किस सेंस में? बेनिफिशियल किस सेंस में? एक बात बताइए, ये जो ब्रिटिशर्स थे इनके लिए कौन काम कर रहे थे? राजा एंड नवाब. क्या इन्होंने इन राजाज और नवाब को क्या कोई बेनिफिट नहीं दिया होगा? इनको बेनिफिट दिया होगा कि नहीं दिया होगा? बेनिफिट देंगे तभी तो ये हमारे ब्रिटिशर्स के लिए कुछ काम करेंगे. कुछ ब्राइब देनी पड़ती है ना किसी से कुछ काम करवाने के लिए. तो इन्होंने भी यहाँ पर इनको कुछ ब्राइब दिया होगा, कुछ बेनिफिट दिए होंगे, तभी राजाज और नवाब इन ब्रिटिशर्स के अंडर में काम कर रहे हैं. क्लियर है? तो हो सकता है कुछ कास्ट के लिए या कुछ क्लासेस के लिए इकोनॉमिकली और सोशली बेनिफिशियल रहा हो, कुछ के लिए कल्चर चेंज हुआ हो, किसी के यहाँ पे पॉलिटिकल मैटर्स में इंक्रीमेंट हुआ हो, कुछ चेंजेस आए हों, कुछ फ्रीडम दे दी हो ब्रिटिशर्स ने कि नहीं अब आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो. आ रही है बात समझ में? नाउ हाउ डू वी नो? अब इन्होंने हमारे यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चरल चेंजेस हमारे यहाँ पर लेकर आए. इनके बारे में हम जानेंगे कैसे? कैसे जानेंगे? कोई सर्च तो होगा, कोई रिसर्च तो होगा, कहीं इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो होगी कि नहीं होगी, राइट? What sources do historians use in writing about the last 250 years of Indian history? Now, administration produces records. हर एक ईयर में एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अपॉइंट किया जाता है कि जो भी वहाँ पे हो रहा है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करके एज अ रिकॉर्ड उनको रखा जाए आने वाले टाइम में जानने के लिए. Administration produces records. One important source is the official records of the British administration. The British believe that the act of the writing was important. What they believe कि writing में होना हर एक document, हर एक information, instead of in verbally, it must be written. सब कुछ written form में होना चाहिए. Every instruction, plan, policy, decision, agreement, investigation had to be clearly written up. देखिए यहाँ पर इन्होंने चाहे इंस्ट्रक्शंस की बात करी हो, चाहे प्लान्स की बात करी हो, चाहे पॉलिसी हो, डिसीजन हो, एग्रीमेंट, उन्होंने क्या बोला कि आप जो भी ले रहे हैं किसी पीरियड में वो कैसा होना चाहिए? इट मस्ट बी इन द रिटर्न फॉर्म. इट मस्ट बी इन द रिटर्न फॉर्म. Once this was done, things could be properly studied and debated. उनका कहना था कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिटर्न फॉर्म में है तो वो आगे फर्दर प्रॉपर स्टडी किया जा सकता है, उसके ऊपर प्रॉपर डिबेट करी जा सकती है उसके ऊपर. आ रही है बात समझ में? जैसे हमारी बुक्स हैं, ये क्या हैं? एक रिकॉर्ड ही तो है.
एक इंफॉर्मेशन ही तो है जिसको हमने क्या किया है, एक बुक के फॉर्म में लाके आपके पास रख दिया है कि आप इसमें से पढ़िए, इसमें से पढ़िए। तो क्या वो अगर वो वर्बली कहीं लिखते, अगर वो वर्बली आपको कोई इंफॉर्मेशन देते तो क्या आज उसको आप मेमोराइज कर पाते? एज ए टीचर क्या हमारे पास कोई वर्बली इंफॉर्मेशन होती तो क्या हम उसे कम्युनिकेट करने में हमसे कोई मिस्टेक नहीं होती? ऑफ कोर्स होती। इसलिए हर डॉक्यूमेंट को, हर इंफॉर्मेशन को, हर प्लान को, हर पॉलिसी को, हर डिसीजन को, ईच एंड एवरी एग्रीमेंट शुड बी रिकॉर्डेड इन अ रिटर्न फॉर्म। ये ब्रिटिशर्स का मानना था। This conviction produced an administrative culture of the memos, notings and reports. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. उन्होंने क्या माना कि सारे डॉक्यूमेंट्स और जितने भी लेटर्स हैं उनको हमें केयरफुली प्रिजर्व करके रखना होगा। The village tehsildar office, the collectorate, the commissioner office, the provincial secretariats and the law courts all had their record rooms. देखिए ऐसे कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पे सबके पास क्या है, रिकॉर्ड रूम्स हैं। चाहे वो आपका कोर्ट हो, चाहे तहसीलदार का ऑफिस हो, चाहे आपका कमिश्नर का ऑफिस हो। हम एग्जाम्पल हमारे स्कूल का भी ले सकते हैं कि जैसे हमारा स्कूल है, कौन से बच्चे ने कब एडमिशन लिया, कब वो यहाँ से पास आउट हुआ, राइट। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन उनकी रहती है। वी ऑल्सो हैव ए व्हाट रिकॉर्ड, वी ऑल्सो हैव ए रिकॉर्ड रूम जिसके अंदर इन द रिटर्न फॉर्म के अंदर हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व होते हैं। सॉरी। Letters and memos that move from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. Letters और memos जो पहले एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भेजे जाते थे, उनको क्या करके रखा गया है, आर्चीव करके रखा गया है। मतलब कुछ हिडन डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पब्लिकली ओपन नहीं किए जाते हैं, वो हिडन होते हैं एट द टाइम ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटीज और फॉर गेटिंग द ऑफिशियल इंफॉर्मेशन। इन आर्चीव्स को खोला जाता है। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड द रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शन एंड द डायरेक्टिव्स दैट वर स्पेंड बाय ऑफिशियल एट द टॉप ऑफ द प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। In the early years of the 19th century, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphy. हमें पता है कि हर 400 साल में हमें हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं, वो चेंज करने पड़ते हैं। इट इज़ नेसेसरी, क्योंकि वो जो जिन पेज पे पहले लिखे जाते थे डॉक्यूमेंट, उनकी लाइफ कितनी ईयर्स की होती थी, ओनली 400 ईयर्स की। तो हर 400 साल में आपके जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दोबारा लिखा जाता है। And they are very carefully copied and beautifully written by the calligraphist. Calligraphist क्यों होते हैं? जो बहुत ही सुंदर अक्षरों में, बहुत ही सुंदर इनकी हैंडराइटिंग होती है। What they used to do, they make the each and every word in a very special manner. That is by those who specialize in the art of the beautiful writing. By the middle of the 19th century, with the spread of the printing, multiple copies of these records were printed. लेकिन जब 19th century में जब प्रिंटिंग आ गई, जब प्रिंटिंग स्टार्ट हो गई, तो हमने हमारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स की एक एक कॉपी निकाल के और रखी, मतलब उनको हमने प्रिंट करवा लिया। मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एट प्रोसीडिंग ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। नाउ व्हाट आर द सर्वेज? हैव यू हर्ड द नेम ऑफ सर्वे? कई बार हम पूछते हैं कि कोई आए हैं, सर्वे करने आए हैं, कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अगर आप लोगों ने देखा हो तो सुना हो, इलेक्शन के वक्त इलेक्शन कमिश्नर डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ आते हैं, वो हमसे हमारे मुखिया का नाम, फादर नेम, मदर नेम, हाउ मैनी ब्रदर एंड सिस्टर्स आर देयर, कितने छोटे हैं, कितने बड़े हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है, क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, पूरी जो ये डिटेल लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द सर्वे। अब हमें बात आती है कि आखिर सर्वे इंपॉर्टेंट क्यों है, रोल क्या है सर्वे का, सर्वे करने की आखिर ज़रूरत क्या पड़ी? बताइए, सर्वे करने की आखिर हमें ज़रूरत पड़ी क्यों? बताइए, वाई द सर्वेज आर इम्पॉर्टेंट। आइए इसको रीड करके मैं आपको बताती हूँ, फिर समझाती हूँ कि सर्वे आखिर क्यों करना पड़ा।
The practice of surveying has also become common under the colonial administration. The British believed that the country had to be properly known before it could be effectively administrated. उनका ये कहना था कि किसी भी देश के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन करने से पहले अगर हम उसके लोगों के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में जान लेंगे, अगर हम उनको प्रॉपरली एनालाइज कर लेंगे, तो हमें वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करना, रूल करना बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा. इसलिए वो सर्वे करवाते थे. सर्वे कराने से क्या होगा, उनके पास ईच एंड एवरी इंडिविजुअल का पूरा डिटेल ब्यौरा आ जाएगा कि कौन इंसान क्या करता है, किस तरह का क्वालिफिकेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, फैमिली मेम्बर्स कितने हैं, या एक गांव में कितने एक गांव में कितने फार्मर्स हैं, उनके पास कितनी ज़मीनें हैं, कितना उनके पास एग्रीकल्चर सेक्टर है, कितना वो प्रोडक्शन करते हैं, कितना सेल्फ कंजप्शन के लिए रखते हैं, कितना वो बेच देते हैं मार्केट में, राइट. तो ये सब चीज़ का जो एनालिसिस होता है, दैट इज़ कॉल्ड द सर्वे. By the early 19th century, detailed survey was being carried out to map the entire country. In the villages, revenue surveys were conducted. ये देखिए, विलेज में क्या होता था, सर्वे किया जाता था रेवेन्यू के लिए कि एक गांव के अंदर कितनी फैमिलीज रह रही हैं, कि भाई 250 फैमिलीज रह रही हैं, तो 250 फैमिलीज को क्या देना पड़ेगा, अब रेवेन्यू देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा. The effort was to know the topography, the soil quality, the flora and the fauna, local histories and the cropping pattern also. कि एक पर्टिकुलर एरिया में किस तरह का सॉइल है, किस तरह का क्लाइमेट है, वहाँ पे कौन सा एग्रीकल्चर बेटर रहेगा, वहाँ पे बारिश कितनी होती है, वहाँ पे गर्मी कितनी पड़ती है, तो और वहाँ पे फ्लोरा एंड फाना, पानी का क्या फैसिलिटी है कि नहीं है, इरिगेशन वहाँ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, प्लांट्स इरिगेशन कैसा है वहाँ पे. तो ये सब हम इसके थ्रू जान सकते हैं, सर्वे के थ्रू. ऑल द फैक्ट्स सीन एज नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्ट्रेट द रीजन फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th century. सेंसस ऑपरेशन वर हेल्ड एवरी 10 years. ये जो सर्वे किया जाता है इसको हम सेंसस भी बोलते हैं, जनगणना. ये कब होती है, हर 10 साल में एक बार होती है. कितनी बार, कितने साल में होती है, हर 10 साल में एक बार होती है. These prepare detailed records of the number of people in all the provinces of India, noting information on caste, religions and occupation. There were many other surveys, botanical survey, geological survey हो गया, आपका archaeological survey हो गया, anthropological surveys हो गया, forest survey हो गया. These are the types of the survey which are done by the historical department or the administrative department. What they used to do, they collect all the information regarding all these department and make it separate record room of each and every survey, which help us in future. Clear? Any doubt? What official records do not tell. अभी हम इतनी देर से ब्रिटिशर्स की बात करें कि वो कॉलोनियल पीरियड था हमारे यहाँ पे, हमसे रेवेन्यू लिया करते थे, टैक्सेस लिया करते थे, हैवी ड्यूटी चार्जेस लिया करते थे. अब एक बार बताइए, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स क्या नहीं बताएंगे? क्या ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमारी फीलिंग बता पाएंगे? जो ब्रिटिशर्स इंडियन के साथ बिहेव करते थे, उनमें जो वो चेंजेस लाना चाह रहे थे, तो क्या हमारी फीलिंग्स को वो जस्टिफाई कर पाएंगे इन रिकॉर्ड्स के थ्रू? रिकॉर्ड में तो वही मेंशन है जो उन्होंने हमारे साथ किया, जो भी अच्छा किया वो मेंशन है, जो गलत किया, जो मिस हैपनिंग्स हुई, वो कहीं पे भी मेंशन नहीं है. From this vast corpus of the records, we can get to know a lot, but we must remember that these are the official records. What are they? They are the official records. They tell us what the official thought, what images need to be carefully studied, for they project the viewpoint of those who create them. The images can be found in the several illustrated books produced by the British after the 1857 rebellion. हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, रिवॉल्ट ऑफ 1857 में. The caption of the bottom says, "Mutinous boys share the loot." What does it mean? Mutinous boy share the loot. इसका मतलब ये था कि जब क्राइसिस चल रही थी, या जब हमें कहें कि लड़ाइयाँ जब चल रही थी ब्रिटिशर्स और हम इंडियंस के बीच में, तो व्हाट दे यूज टू डू, ये हमें लूटते थे, ये हमें लूट के ले जाते थे. तो उस लूट की मारामारी में अगर कोई सामान इधर उधर बिखर जाता था, फैल जाता था, स्प्रेड आउट हो जाता था,
तो हम इंडियंस क्या करते थे, भाग जाते थे लूटने के लिए। लूटते कि नहीं लूटते, कोई सामान फेंका गया तो व्हाट वी यूज टू डू, हम उसको लूटने चले जाते हैं। तो म्यूटिनस सिपाही शेयर द लूट, जो उनके जो सिपाही हुआ करते थे, जो ब्रिटिशर्स हमारे सिपाहीज को लूटने के लिए भेजा करते थे, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग देम टू ब्रिटिशर व्हाट दे यूज टू डू, वो खुद ही उसको लूट लिया करते थे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूटिनस सिपाही शेयर द लूट। देखिए आप, देखिए क्या हो रहा है, सिपाही आपस में कर रहे हैं, जो भी यहाँ पे सामान इधर उधर बिखरा हुआ है उसको लूटने की तैयारी है। यहाँ पे देखिए आप, देख रहे हैं आप इस पिक्चर के अंदर। इन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशन द रिबेल्स अपीयर ग्रीडी, विशियस एंड ब्रूटल। क्या ये इस पिक्चर से क्या आइडेंटिफाई हो रहा है कि वो कैसे थे, ग्रीडी थे, विशियस थे, ब्रूटल थे, क्रूरता से एक दूसरे को मार दिया करते थे लूटपाट के चक्कर में। They were interested in what they wished to preserve for prosperity. These records do not always help us to understand what other people in the country felt and what lay behind their action. देखिए, हमारे जो रिकॉर्ड्स थे वो हमें कभी भी ये नहीं बताया करते थे कि वहाँ एक पर्टिकुलर देश के लोग कैसा फील करते हैं और उनका ये एक्शन करने के पीछे रीज़न क्या था। आ रही बात समझ में? आज हम आपको डांटते हैं, पनिश करते हैं, तो उसके आपका वर्क ना करना, या तो आप लोग कोई एक्सक्यूजेस दे देते हैं, या तो आप लोग कोई एक्सक्यूजेस दे देते हैं, लेकिन कई बार होता है कोई जेन्युइन रीज़न होता है, कोई जेन्युइन रीज़न होता है तो वो एक्सेप्टेबल होता है, राइट। तो वहाँ पे हम आपकी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं, आपकी कॉपी में हम आपकी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं करते हैं कि भाई इस बच्चे ने वर्क क्यों नहीं किया है। डायरेक्टली इट वॉज रिटन बाय वर्क इज नॉट डन, राइट। तो कई जगह ऐसा होता है कि वहाँ पर आपकी फीलिंग को जस्टिफाई नहीं किया जाता। तो इसी तरह से रिकॉर्ड्स थे, रिकॉर्ड्स तो सारे रिटर्न थे, सारे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स थे, तो उन रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में हमारे फीलिंग्स के बारे में कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं था। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. Though they are not difficult to get than official records, we have diaries of people, accounts of pilgrims and travelers, autobiographies of important personalities, and popular booklet that was sold in the local bazaar. इन sources को जानने के लिए हमारे पास बहुत सारे लोगों की डायरीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, पिलग्रिम्स हैं जो बुकलेट फॉर्म में है, मार्केट के अंदर अवेलेबल है। थ्रू हम उनके बारे में सोर्स जनरेट कर सकते हैं। एज प्रिंटिंग स्प्रेड, न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन पब्लिक. Leaders and the reformers wrote to spread their ideas. Poets and the novelists wrote to express their feeling. हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस करने का एक जरिया ये भी था प्रिंटिंग। जैसे जैसे प्रिंटिंग बढ़ती गई, न्यूज़पेपर्स आते गए, जर्नल्स आते गए, मैगजीन्स आती गई, तो इसके थ्रू क्या होता था, हम इंडियंस, हम जो रिफॉर्मर्स थे, व्हाट वी यूज टू डू, वी एक्सप्रेस आर आइडियाज, आर फीलिंग थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू प्रिंटिंग। क्लियर? All resources, however, were produced by those who were literate. From these, will not able to understand how history was experienced and lived by the tribals and the peasants, the worker in the mines or the poor on the street, getting to know their lives in more difficult tasks. Yet this can be done if we make a little bit of effort. When you read this book, you will see how this can be done. अब यहाँ पर ये बताया गया है कि हमारे पास वो रिकॉर्ड्स तो कहीं अवेलेबल नहीं है कि एक माइन में काम करने वाला क्या सोचता है, एक ट्राइबल कम्युनिटी के लोग क्या सोचते हैं जब उनको फॉरेस्ट से निकाल दिया जाता है, पीजेंट्स के ऊपर क्या बीतती है जब उनके पास हैवी टैक्सेस उनसे लिए जाते हैं, एक पुअर की कंडीशन क्या होती है जब वो एक स्ट्रीट पे सोता है। आप क्या उनसे पूछने चाहते हो कि भैया आज का दिन कैसा रहा, खाना खाया नहीं खाया? क्या हम कभी सोचते हैं कि उनकी फीलिंग क्या होगी? कभी हमने इस बारे में जानने की कोशिश करी है? नहीं करी। हिस्ट्री में ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि कहीं पर भी किसी की फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं किया जाता है। उसने जो किया, बस वो जो रिटन डॉक्यूमेंट में जो लिखा गया है वही हमारे सामने है, लेकिन उसकी फीलिंग कहीं पर भी एक्सप्रेस नहीं है। नाउ आवर चैप्टर इज ओवर, आवर चैप्टर इज ओवर। एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस चैप्टर? एनी प्रॉब्लम? Okay class, thank you.